एप्पल ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शानदार डिजाइन वाले फोन, कंप्यूटर या फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे कामयाब और शायद सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी कामयाबी के पीछे छिपे एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली राज पर बात करेंगे। सादगी, सिंप्लिसिटी। और हमारी इस चर्चा का आधार है केन सिगॉल की किताब इनसेनली सिंपल। सिगॉल ने तो सालों तक एप्पल और स्टीव जॉब्स के साथ काम किया है, उनकी विज्ञापन एजेंसी में। तो उनको अंदर की कहानी पता है। अच्छा। ये किताब यही बताती है कि एप्पल के लिए सादगी सिर्फ कोई डिजाइन फिलॉसफी नहीं है, बल्कि उनके काम करने का तरीका, उनकी सोच, उनकी पूरी संस्कृति का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है। दिलचस्प। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि एप्पल ने सादगी के सिद्धांत को कैसे कैसे इस्तेमाल किया और क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में है या कुछ और भी है इसमें? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन से कहीं ज्यादा गहरा है। ये आपको उनकी मीटिंग्स में दिखेगा, उनके विज्ञापनों में, उनके स्टोर्स में, यहाँ तक कि वो अपना संगठन कैसे चलाते हैं उसमें भी झलकता है। हर चीज में। हर चीज में। ये एक जुनून है, कह लीजिए, एक तरह की सनक जिसने एप्पल को एप्पल बनाया। तो चलिए इस जुनून को थोड़ा और समझते हैं। किताब ये भी कहती है कि ये सादगी का रास्ता कोई आसान रास्ता नहीं है ना? अक्सर इसमें ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा सोच विचार। बिल्कुल। ये असल में जटिल चीजों को उनके बिल्कुल मूल तत्व तक ले जाने जैसा है। सीधी रेखा खींचना बजाय कि आप गोल गोल घूमें। हाँ। सिगोल एक किस्सा बताते हैं जिसे वो सिंपल स्टिक कहते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बार एक टीम के काम को ये कहकर खारिज कर दिया कि उन्हें सिंपल स्टिक से पीटा गया है। सिंपल स्टिक से पीटा गया है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि काम बुरा नहीं था, पर वो मुद्दे की जड़ तक नहीं पहुंच पाया था, उस विचार के सार तक नहीं। वो भटक गया था। अच्छा, तो उस मामले में साल क्या था जिसे टीम पकड़ नहीं पाई थी? देखिए, उस वक्त टीम ने क्या किया कि एक ही प्रोडक्ट के लिए दो अलग अलग तरह की पैकेजिंग बना दी थी। जॉब्स का कहना था, अरे भाई, एक प्रोडक्ट है तो एक ही बॉक्स क्यों नहीं हो सकता, बस दोनों को मिला दो। हाँ। उन्होंने फौरन उस जटिलता को काट दिया। एकदम सीधी सोच रखो, घुमावदार नहीं। ये सीधी सोच, ये तो स्टीव जॉब्स की पहचान थी। किताब में से थिंक ब्रूटल यानी बेबाक सोच कहा गया है। सेगॉल अपना पहला अनुभव बताते हैं जॉब्स के साथ। जॉब्स ने उनके पुराने काम को देखकर सीधे कहा, ये प्रिंट विज्ञापन बकवास है, कोई लाग लपेट नहीं। हाँ, जॉब्स के लिए सच बस सच था, उसमें कोई डिप्लोमेसी, कोई भावना नहीं। उनका मानना था कि स्पष्टता जरूरी है। कॉर्पोरेट दुनिया में तो अक्सर बातें घुमा फिरा कर होती हैं, चीनी लपेट कर। बिल्कुल। पर एप्पल में आपको सीधे पता चलता था कि आप कहाँ खड़े हैं, क्या सही है क्या गलत। इससे भ्रम कम होता है, जटिलता कम होती है। लेकिन क्या इस तरह की बेबाकी, ये जो ब्रूटल ऑनेस्टी है, टीम के लिए मुश्किल नहीं होती थी? मेरा मतलब है लगातार आलोचना सुनना, वो भी इतनी सीधी। मुश्किल तो होती थी, यकीनन, लेकिन इसके पीछे एक उद्देश्य था। लोग समझते थे कि जॉब्स के डांट खाना, जिसे वो मजाक में स्टीव डोना कहते थे, वो दुनिया का अंत नहीं है। अच्छा। अगली मीटिंग में आप फिर से अच्छा काम करके अपनी जगह बना सकते थे। ये एक तरह का हार्ड रीसेट होता था हर बार। और हाँ, जॉब्स खुद भी आलोचना सुनते थे, अगर वो तर्कपूर्ण हो। जरूरी ये था कि काम बेहतरीन हो। उनकी एजेंसी का नारा भी था, पर्याप्त अच्छा होना काफी नहीं है, गुड इनफ इज नॉट इनफ। हाँ, ये बात सही है। तो ये बेबाकी, ये स्पष्टता कहीं ना कहीं फोकस बनाए रखने में मदद करती थी, और शायद इसीलिए वो थिंक स्मॉल यानी छोटा सोचने पर भी इतना जोर देते थे। कम लोग कम भटकाओ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जॉब्स का पक्का मानना था कि छोटी केंद्रित टीमें ज्यादा प्रभावी होती हैं। वो हमेशा कहते थे कि ज्यादा होशियार लोग बेहतर काम करते हैं, बड़ी भीड़ नहीं। हाँ। एक किस्सा है लॉरी नाम की एक महिला का। जॉब्स ने उन्हें एक जरूरी मीटिंग से सिर्फ इसलिए बाहर जाने को कह दिया क्योंकि वो उस मीटिंग के लिए जरूरी नहीं थी, और जॉब्स उन्हें जानते नहीं थे। अरे, सिर्फ इसलिए? हाँ, उनका तर्क सीधा था, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा मैनेजमेंट, ज्यादा बातचीत में समय बर्बाद, और जरूरी नहीं कि नतीजे बेहतर हों। कम स्मार्ट लोग ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। ये तो आम धारणा के बिल्कुल उलट है। हमें तो लगता है कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ी टीम चाहिए ही चाहिए। हाँ, लगता तो है, लेकिन ज्यादा लोग मतलब ज्यादा लोगों को ब्रीफ करना, ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत, ज्यादा लोगों से फीडबैक लेना, समीक्षा में ज्यादा समय। जॉब्स का फॉर्मूला सिंपल था, स्मार्ट लोगों की छोटी टीम और उसमें निर्णय लेने वाला व्यक्ति जरूर शामिल हो, मतलब वो खुद। हाँ, वो खुद हमेशा शामिल रहते थे। बिल्कुल। वो किसी और को एजेंसी का क्रिएटिव काम पहले देखने भी नहीं देते थे, जब तक वो खुद ना देख लें।
वो नहीं चाहते थे कि कोई उनके लिए फिल्टर करे या उनकी पसंद नापसंद का अंदाजा लगाए। वो सीधे आइडिया देखना चाहते थे, कच्चा। और यही फोकस, यही काटने छाटने वाली बात शायद थिंक मिनिमल यानी न्यूनतम सोच में भी दिखती है। कम उत्पाद लेकिन बेहतरीन, है ना? हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जब जॉब्स 1997 में एप्पल लौटे तो कंपनी के पास इतने सारे कंफ्यूजिंग प्रोडक्ट्स थे, परफॉर्मा, क्वाड्रा, सेंट्रिस, पता नहीं क्या क्या। ग्राहकों को समझ ही नहीं आता था कि क्या खरीदें। हाँ, मुझे याद है वो दौर। उन्होंने आते ही ये सब बंद कर दिया और एक बहुत ही सिंपल सा ग्रिड बनाया। 4 खाने, एक तरफ उपभोक्ता, दूसरी तरफ प्रोफेशनल और ऊपर डेस्कटॉप, नीचे पोर्टेबल। बस 4 तरह के कंप्यूटर, मामला साफ। इससे तो ग्राहकों के लिए चुनना बहुत आसान हो गया होगा। और आज भी देखिए, किसी और कंपनी जैसे HP या डेल के दर्जनों लैपटॉप मॉडल होते हैं। कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल। जबकि एप्पल के कुछ गिने चुने स्पष्ट मॉडल हैं, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो। बिल्कुल। और ये सिर्फ उत्पाद लाइन तक ही सीमित नहीं है। एप्पल न कहने में माहिर है। वो हर वो चीज नहीं बनाते जो वो शायद बना सकते हैं। वो सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जिनमें वो सच में बेहतरीन हो सकते हैं। यही न्यूनतम सोच उन्हें प्रीमियम कीमत वसूलने में मदद करती है और उनके ब्रांड को बहुत मजबूत रखती है। यहां तक कि वो अपने टारगेट ऑडियंस को भी न्यूनतम रखते हैं। वो अलग से घर के लिए कंप्यूटर या बिजनेस के लिए कंप्यूटर नहीं बनाते। वो बस एक बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये दिलचस्प है, मतलब सबके लिए एक ही स्टैंडर्ड। हाँ, उनकी सोच ये है कि लोग तो बस एक अच्छा कंप्यूटर चाहते हैं, चाहे वो घर पर इस्तेमाल करें या ऑफिस में। तो ये फोकस, ये स्पष्टता, ये न्यूनतम सोच, ये सब मिलकर एप्पल की अंदरूनी कार्य प्रणाली को सरल बनाते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में ग्राहकों तक ये सादगी कैसे पहुंचती है? यहाँ शायद थिंक ह्यूमन यानी मानवीय सोच का सिद्धांत आता है ना? तकनीक को इंसानों से जोड़ना। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, तकनीक अक्सर जटिल और थोड़ी डरावनी सी लग सकती है आम लोगों को। एप्पल का काम हमेशा से तकनीक को इंसानों के करीब लाना रहा है, उसे सहज बनाना रहा है। जैसे कोई उदाहरण? आई मूवी का एक किस्सा है किताब में। स्टीव जॉब्स अपने बच्चों का एक वीडियो एडिट कर रहे थे आई मूवी पर, और वो उसे देखकर इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा। उन्होंने तुरंत एजेंसी को फोन किया और कहा कि इसी भावना को पकड़ो, विज्ञापन में ये दिखाओ कि ये सॉफ्टवेयर क्या महसूस करा सकता है। वाह। यानी तकनीक सिर्फ फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि वो हमें कैसा महसूस कराती है, हमारे जीवन पर क्या असर डालती है। बिल्कुल सही। आईपॉड, आईफोन, आईपैड, इन सभी डिवाइसेस ने तकनीक और इंसान के बीच की दीवारों को तोड़ा है। टच स्क्रीन इंटरफेस, एकदम सहज डिजाइन, ये सब तकनीक को मानवीय बनाते हैं। एप्पल मानवीय क्षमता को वहां देख पाता है जहां दूसरी कंपनियां शायद सिर्फ सर्किट और कोड देखती हैं। और क्या ये मानवीय सोच उनके कम्युनिकेशन, मतलब उनकी भाषा, उनके विज्ञापनों में भी दिखती है? उनकी भाषा हमेशा से बहुत सरल और गैर तकनीकी रही है। हाँ, और ये कोई संयोग नहीं है, ये उनके डीएनए का हिस्सा है। आप 1977 के एप्पल II के ब्रोशर को देखिए। तब से लेकर आज तक वो हमेशा ग्राहक की भाषा में बात करते हैं। ऐसी भाषा जो सीधी हो, समझ में आए, जिसमें कोई जार्गन ना हो। ये सुनने में आसान लगता है, पर करना मुश्किल होगा। लगातार? बहुत मुश्किल। इसके पीछे लगातार मेहनत और अनुशासन है। दूसरी कंपनियां कोशिश तो करती हैं नकल करने की, लेकिन अक्सर असफल रहती हैं, क्योंकि उनमें वो गहरी प्रतिबद्धता नहीं होती जो एप्पल में है। पर इसी मानवीय सोच से कहीं ना कहीं नामकरण भी जुड़ा है ना? मतलब थिंक फ्रेजल, सही नाम या वाक्यांश चुनना कितना जरूरी हो सकता है। आईमैक की कहानी मुझे याद आ रही है। जॉब्स पहले कुछ और नाम चाहते थे शायद। हाँ, बिल्कुल। आईमैक का नाम रखने की कहानी बड़ी मजेदार है। जॉब्स का पसंदीदा नाम था मैकमैन, सोनी वॉकमैन के तर्ज पर। मैकमैन सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है आज। हाँ, एजेंसन ने कई नाम सुझाए जिनमें आईमैक भी था। आई का मतलब हो सकता था इंटरनेट, इंडिविजुअल, इंस्ट्रक्ट, इन्फॉर्म, इंस्पायर, कई मतलब निकल सकते थे। अच्छा। जॉब्स को पहले तो ये नाम सुनकर नफरत हो गई थी, बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन फिर धीरे धीरे ये नाम उन पर हावी हो गया। उन्हें लगा कि हाँ, इसमें दम है। और सोचिए, इसी आई ने आगे चलकर आईपॉड, आईफोन, आईपैड की पूरी सीरीज की नींव रखी। कितना सरल, कितना यादगार। और इसकी तुलना जरा दूसरी कंपनियों के नामों से करें। इंस्पिरॉन, वोस्ट्रो, लैटिट्यूड, या फिर फोन बनाने वालों के वो अजीब अजीब मॉडल नंबर और नाम जिनके मतलब समझना भी मुश्किल है। बिल्कुल। एप्पल की निरंतरता देखिए। कंप्यूटर हमेशा मैक होते हैं, आई मैक, मैकबुक, मैक प्रो। उपभोक्ता डिवाइस आई से शुरू होते हैं। ये एक ब्रांड बनाता है।
पहचान बनाता है। और वो नामों को भी सरल रखते हैं। लोग सिर्फ आईफोन कहते हैं, पूरा लंबा नाम नहीं लेते। मॉडल नंबर भी सीधे होते हैं, 4, 4S, 5, 6। आईपॉड के अलग अलग मॉडल, टच, नैनो, शफल के नाम भी उनके काम या आकार को दर्शाते हैं। ये सब बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बातें हैं, लेकिन इन्हें लगातार लागू करने के लिए अनुशासन चाहिए। यहाँ तक कि वेबसाइट एड्रेस भी। आपने बताया कि जॉब्स चाहते थे कि विज्ञापनों में सिर्फ apple.com लिखा हो, ना कि कोई लंबा चौड़ा स्पेसिफिक पेज का URL। हर छोटी चीज में सादगी। कमाल है। हाँ, हर छोटी चीज मायने रखती है। और ये जो अनौपचारिक या थिंक कैजुअल वाला रवैया है, ये उनकी मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस में भी दिखता था। उन्हें वो भारी भरकम चार्ट्स और ग्राफ्स से भरी हुई कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस बिल्कुल पसंद नहीं थी। अच्छा, तो फिर कैसे होती थी प्रेजेंटेशंस? सीधी बात। सेगॉल एक किस्सा बताते हैं हैंक नाम के एक प्लानर का, जिसने एप्पल ब्रांड ऑडिट पर एक बहुत विस्तृत डेटा से भरी प्रेजेंटेशन तैयार की। जॉब्स कुछ ही देर में बोर हो गए और उसे बीच में रोक दिया। हाँ, उन्हें चालाकी भरी सजी सजाई प्रेजेंटेशंस पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि ये कुछ छुपाने की कोशिश है। वो कच्चा आइडिया देखना चाहते थे, सीधी बात सुनना चाहते थे। एक ज्यादा पॉलिश्ड की हुई प्रेजेंटेशन उन्हें बल्कि शक में डाल देती थी। तो इसका मतलब वो औपचारिकता को एक तरह की बाधा मानते थे विचारों के आदान प्रदान में। बिल्कुल, वो चाहते थे कि लोग उनसे सीधे बात करें, खुलकर बहस करें। उनका मानना था कि असली इनोवेशन ऐसी ही अनौपचारिक बातचीत से होता है, कॉरिडोर में चलते हुए या देर रात फोन पर, न कि अनौपचारिक बड़ी बड़ी मीटिंग्स और मोटे मोटे डॉक्यूमेंट से। वो एजेंसी की समझदारी पर भरोसा करते थे। उन्हें हर छोटे कदम पर गाइड करने की जरूरत महसूस नहीं करते थे। तो हमने देखा कि कैसे स्पष्टता, फोकस, मानवीय जुड़ाव और एक अनौपचारिक शैली एप्पल की सादगी का हिस्सा है। लेकिन इन महान विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए और रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए भी तो कुछ सिद्धांतों की जरूरत पड़ती होगी, जैसे थिंक आइकॉनिक, यादगार बनाना। हाँ, थिंक आइकॉनिक यानी प्रतिष्ठित सोच। एप्पल हमेशा से बड़ी यादगार छवियों और विचारों का इस्तेमाल करने में माहिर रहा है। इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक उदाहरण है 1997 का थिंक डिफरेंट अभियान। ओह हाँ, वो तो जबरदस्त था। याद कीजिए, जब जॉब्स एप्पल लौटे थे, कंपनी लगभग मर चुकी थी, दिवालिया होने के कगार कर। उन्हें दुनिया को और शायद खुद एप्पल के कर्मचारियों को भी याद दिलाना था कि एप्पल अभी भी खास है, कि ये उन लोगों का ब्रांड है जो अलग सोचते हैं, जो दुनिया बदलने का जज्बा रखते हैं। और वो विज्ञापन आइंस्टाइन, गांधी, पिकासो, जॉन लेनिन और योको ओनो, उन सबकी वो श्वेत श्याम तस्वीरें और सिर्फ एप्पल का लोगो और वो दो शब्द थिंक डिफरेंट। कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाया, सिर्फ एक विचार, एक भावना। ये बहुत साहसी कदम था। बहुत साहसी। और उसे लागू करने का तरीका भी आइकॉनिक था। बड़े बड़े होर्डिंग्स, मैगजीन के पिछले कवर पर पूरे पन्ने का विज्ञापन, इमारतों पर पेंटिंग। कोई फोकस ग्रुप टेस्टिंग नहीं हुई थी। जॉब्स को अपने विजन पर पूरा भरोसा था। और फिर जब कुछ समय बाद iMac लॉन्च हुआ, वो रंगीन, पारदर्शी, बिल्कुल अनोखा दिखने वाला कंप्यूटर, वो असल में थिंक डिफरेंट का भौतिक रूप था। तब विज्ञापन में सिर्फ iMac की तस्वीर और नारा ही काफी था। मैसेज अपने आप पहुंच गया। और बाद में आईपॉड के वो सिलुएट वाले विज्ञापन भी उतने ही आइकॉनिक बने। रंगीन बैकग्राउंड पर नाचते हुए लोगों के काले सिलुएट और कानों में वो सफेद ईयरबड्स चमकते हुए। उसमें भी प्रोडक्ट से ज्यादा अनुभव और स्टाइल बेचा गया। बिल्कुल। या फिर वो मैक बनाम पीसी वाला अभियान याद है? हाँ, वो कूल मैक गाय और वो थोड़ा बोरिंग पीसी गाय। हाँ, दो किरदारों के जरिए, एक जस्टिन लॉन्ग, दूसरा जॉन हॉजमन, उन्होंने मैक और पीसी के जटिल तकनीकी अंतरों को कितने मजेदार, सरल और यादगार तरीके से दिखाया। यहां तक कि उन्होंने दुश्मन यानी पीसी को भी एक प्रतिष्ठित मानवीय रूप दे दिया। इन सब बड़े आइकॉनिक विचारों को हकीकत बनाने में जरूर बहुत मुश्किलें आई होंगी। यहीं पर शायद थिंक स्केप्टिक और थिंक वॉर जैसे सिद्धांत काम आते होंगे। मतलब संदेह पर सवाल उठाना और अपने विचारों के लिए लड़ना। बिल्कुल सही। थिंक स्केप्टिक का मतलब है कि सिर्फ इसलिए किसी चीज को नामुमकिन ना मान ले क्योंकि दूसरे कह रहे हैं। एप्पल फोकस ग्रुप जैसी चीजों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। क्यों? ज्यादातर कंपनियां तो करती हैं। जॉब्स का मानना था कि ग्राहक अक्सर नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए जब तक आप उन्हें वो चीज बनाकर दिखा ना दें। हेनरी फोर्ड वाली बात। अगर मैं लोगों से पूछता कि उन्हें क्या चाहिए तो वो कहते, एक तेज घोड़ा। हाँ, ये बात तो है। तो जॉब स्मार्ट लोगों की अपनी छोटी टीम के फैसले पर ज्यादा भरोसा करते थे। बाहरी लोगों से सत्यापन या वैलिडेशन उनके लिए उतना जरूरी नहीं था। परिणाम खुद बोलते हैं। और वो स्थापित नियमों या सीमाओं को चुनौती देने से भी नहीं डरते थे।
जैसे आईफोन नाम का किस्सा है, उस नाम पर तो पहले से सिस्को का अधिकार था। हाँ बिल्कुल। कानूनी तौर पर बड़ा जोखिम था, ज्यादातर कंपनियां पीछे हट जाती, लेकिन जॉब्स को उस नाम की मार्केटिंग शक्ति पर इतना भरोसा था कि वो आगे बढ़े। उन्होंने सोचा कि बाद में सिस्को के साथ समझौता कर लेंगे, जो उन्होंने किया भी। वो हमेशा फायदे और नुकसान का आकलन करते थे, और अगर इनाम बड़ा होता था तो वो जोखिम उठाने को तैयार थे। और फिर आता है थिंक वॉर, यानी अपने लक्ष्य के लिए एक तरह से युद्ध स्तर पर काम करना, असंभव लगने वाली समय सीमा को पूरा करना, वेंडरों पर अपनी शर्तों के लिए दबाव डालना। ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? देखिए, जॉब्स ना कोई जवाब के रूप में आसानी से स्वीकार नहीं करते थे। किताब में टाइम मैगजीन के एक इंसर्ट का किस्सा है। एजेंसी ने कहा कि इसे 2 हफ्ते में बनाना नामुमकिन है। जॉब्स का जवाब था, नहीं, ये होगा, आप पता लगाइए कैसे होगा। अरे वाह! उनकी अपेक्षा यही थी कि लोग समाधान खोजें, सीमाओं को तोड़ें, न कि बहाने बनाएं। मैंने ये भी पढ़ा है कि एप्पल के डिजाइनर कभी-कभी वेंडर को अपनी मशीनें बदलने तक के लिए कह देते थे, अगर वो उनकी जरूरत का कोई छोटा सा पुर्जा या पैकेजिंग का हिस्सा नहीं बना पाता था। ये तो जबरदस्त दृढ़ता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो अपने विजन पर कितने अडिग रहते थे, भले ही इसके लिए असाधारण प्रयास या लागत क्यों ना लगे। इसी तरह एप्पल स्टोर्स खोलने का फैसला था। याद कीजिए, उस समय दूसरी कंपनियां जैसे गेटवे अपने रिटेल स्टोर बंद कर रही थी। सब कह रहे थे कि कंप्यूटर स्टोर नहीं चलेंगे। हाँ बिल्कुल। इवन जॉब्स और रॉन जॉनसन, जो स्टोर्स के हेड थे, को अपने अनुभव पर भरोसा था। उन्हें विश्वास था कि अगर वो एक बेहतरीन, उच्च गुणवत्ता वाला खरीदारी का अनुभव देंगे तो लोग आएंगे। उन्होंने सारी नकारात्मकता और आलोचना को नजरअंदाज किया, और आज देखिए एप्पल स्टोर्स कितने सफल हैं। ये तो है। और कभी-कभी वो सीधे प्रतिस्पर्धा पर भी हमला करते थे, है ना? जैसे इंटेल चिप्स के खिलाफ वो घोंघा वाले विज्ञापन थे। हाँ, वो जानबूझकर उकसाते थे। वो चाहते थे कि दुनिया मैक को पीसी के गंभीर और बेहतर विकल्प के रूप में देखे। बाद में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और डेल को भी निशाना बनाया। मैक बनाम पीसी अभियान में अपने विचारों के लिए लड़ना, जरूरत पड़ने पर आक्रामक होना, ये उनकी संस्कृति का हिस्सा था। नेल्सन मंडेला वाला किस्सा भी है शायद। हाँ, वो थिंक डिफरेंट अभियान के लिए नेल्सन मंडेला को शामिल करना चाहते थे। जब सीधी पहुंच काम नहीं आई तो जॉब्स ने बिल क्लिंटन से मदद मांगी। हालांकि वो कोशिश सफल नहीं हुई। और अंत में आईफोन का लॉन्च, वो तो एक तरह का युद्ध ही था, है ना? ब्लैकबेरी और दूसरे स्थापित स्मार्टफोन के दबदबे वाले बाजार में उतरना। बिल्कुल। और आईफोन की जीत का सबसे बड़ा हथियार क्या था? बेहतरीन तकनीक तो थी ही, पर वो अकेली काफी नहीं थी। तो क्या था? सादगी। उसकी असली शक्ति सादगी थी। उसने उन जटिल क्षमताओं को, इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल, संगीत, एप्स, इतना सहज, इतना आसान, इतना सुलभ बना दिया कि उसने पूरे उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया। सच में। ये दिखाता है कि सादगी सिर्फ दिखने में अच्छी या एलिगेंट नहीं होती। आज के जमाने में ये शायद सबसे शक्तिशाली व्यावसायिक हथियार है। वाकई कमाल की कहानी है। तो हमने आज देखा कि कैसे ये अलग-अलग सिद्धांत, बेबाक सोच, छोटी टीमें रखना, न्यूनतम चीजों पर फोकस करना, मानवीय जुड़ाव बनाना, यादगार नाम और छवियां इस्तेमाल करना, अनौपचारिक शैली अपनाना, संदेह पर सवाल उठाना और अपने विजन के लिए युद्ध स्तर पर लड़ना, ये सब मिलकर एप्पल की सादगी की अद्भुत शक्ति बनते हैं। ये कोई एक अकेली चीज नहीं, बल्कि एक पूरी सोच है, एक पूरी संस्कृति है। हाँ, और ये सब कहीं ना कहीं स्टीव जॉब्स के उस जुनून से शुरू हुआ, उनकी सनक से। लेकिन अब ये एप्पल के काम करने के तरीके में, उसके डीएनए में रच बस गया है। और जैसा हमने कहा, ये आसान नहीं है, ये लगातार अनुशासन और प्रयास मांगता है। ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में या अपने काम में इनमें से किसी एक सिद्धांत को कैसे अपना सकते हैं। शायद थिंक मिनिमल, क्या हम अपनी डेस्क साफ रख सकते हैं, अपने काम को थोड़ा सरल बना सकते हैं? या थिंक स्मॉल, क्या हम किसी मीटिंग को छोटा और ज्यादा फोकस्ड बना सकते हैं? बिल्कुल, छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। और एक सवाल ये भी उठता है जिस पर शायद श्रोता सोच सकते हैं कि क्या सादगी के प्रति इस तरह का एक्सट्रीम जुनून, जिसमें कभी-कभी कठोरता या निर्ममता भी शामिल होती है, क्या वो हमेशा पूरी तरह से सकारात्मक ही होता है? क्या इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं? संतुलन कहाँ है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। जरूर। इस दिलचस्प और बहुत ही गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद है एप्पल की सफलता के पीछे की इस सादगी की शक्ति को समझने में हमारे श्रोताओं को मजा आया होगा और कुछ नया सोचने को जरूर मिला होगा।